हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आपका स्वागत है बच्चों क्लास 12th में। और हम जो पढ़ेंगे वो है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, आप सबको पता ही है। तो बच्चों इकोनॉमिक्स का पेपर जो है वो 3 आवर्स का आपका जो बोर्ड्स में होता है उसकी वेटेज है 80 मार्क्स। और शायद आप में से कुछ बच्चों को पता हो या ना पता हो, आई डोंट नो। इस बार आपकी इकोनॉमिक्स की जो 80 मार्क्स की वेटेज है उसमें बेसिकली आपके 2 अलग अलग सेक्शंस हैं। एक है आपका सेक्शन ए जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चों एक बुक हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स या एक कंटेंट हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ना होता है जिसकी वेटेज है 40 मार्क्स की। और इन दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स वी हैव टू स्टडी 5 यूनिट्स टोटल। और दूसरा सेक्शन है बच्चों सेक्शन बी, वो है आपका इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो सेक्शन है वो भी आपका है 40 मार्क्स का। और उस पूरे इंडियन इकोनॉमी में हमें पढ़ने होते हैं बच्चों 3 यूनिट्स, जो मैं आपको टाइम टू टाइम जब हम क्लासेस आगे पढ़ेंगे तो आपको साथ ही साथ लिखवाते रहेंगे कि कौन सा यूनिट कितने नंबर का है। बट ब्रीफली आपको 2 सेक्शंस या 2 बुक्स अलग अलग पढ़नी है। सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमी, और दोनों ही हैं 40 मार्क्स की। बाकी हमारी क्लासेस के लिए जो आपको दोनों ही सेक्शंस के लिए एक बुक खरीदनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो सभी बच्चे इसी बुक को फॉलो करेंगे। बुक का नाम है BL गुप्ता सर की बुक है, APC पब्लिकेशंस। तो हम क्लास में इसी बुक से फॉलो करेंगे और हम क्लास नोट्स में सारी चीज़ें लिखते रहेंगे, वो आपको अभी मिल जाएंगे थोड़ी देर में बच्चों। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट करेंगे। बाकी मैं आपको साथ ही साथ पेपर भी बता देता हूँ, वो भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। आपका सेक्शन ए में बच्चों टोटल एग्ज़ाम में 16 क्वेश्चंस आएंगे। और इसी तरह आपके इंडियन इकोनॉमी में भी बच्चों एग्ज़ाम में 16 क्वेश्चंस आएंगे टोटल। और पूरे पेपर में इसका मतलब आपके हो जाएंगे 32 क्वेश्चंस। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ ब्रीफली। सेक्शन ए में मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके 1 मार्क वाले टोटल होंगे 10 क्वेश्चंस बच्चों। 3 मार्क वाले आपका होगा 1 क्वेश्चन बच्चों। 4 मार्क्स वाले आपके होंगे 5 क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस की वेटेज की जानकारी मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स से बेसिकली आज। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बिल्कुल सबसे पहले करेंगे यूनिट नंबर 1 से। तो आप सबके पास नोट्स आ ही चुके हैं, तो हम अब शुरू करेंगे यूनिट 1। यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम से करेंगे हम शुरू, और ये है 10 मार्क्स का। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लिखना बच्चों, सब बच्चे। इकोनॉमी में बेसिकली 4 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं हाउस होल्ड्स और एक होते हैं फर्म्स। ठीक है, तो हाउस होल्ड और फर्म्स वाली इकोनॉमी को बोलते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी। आप भी साथ साथ लिखते रहना। हाउस होल्ड और फर्म्स वाली इकोनॉमी को बोलते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही तरह के लोग होते हैं। हाउस होल्ड्स मतलब जो हमने ऐसे ही एक बार पढ़ रखा था कि जो लोग कंजम्पशन करते हैं आपकी तरह, उन्हें हाउस होल्ड बोलते हैं। और फर्म्स मतलब जो लोग प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर्स, उनको फर्म्स बोलते हैं। तो जिस इकोनॉमी में सिर्फ ये दोनों लोग होते हैं उस इकोनॉमी को बोलते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी। लेकिन बहुत सी इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी होती है, तीसरी एक समझ लो आप एंटिटी। तो जिस इकोनॉमी में हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट तीनों हो जाते हैं उसको बोलते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड भी होगा, फर्म्स भी होंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी होगी, तो उनको बोल देते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी। और हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट के साथ साथ जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब हम बाहर की दुनिया को भी कवर कर लेते हैं तब उसको बोलते हैं
4 सेक्टर इकोनॉमी। तो ये एक बेसिक बात है, पता होनी चाहिए, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि हमारे 12th का जो कोर्स है वो इस तरह से डिज़ाइन करा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप 2 सेक्टर इकोनॉमी ही पढ़ोगे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, ठीक है ना। बट फिर भी पता होना चाहिए कि पूरी इकोनॉमीज़ में या 4 चीज़ें जो होती हैं इकोनॉमी में वो होती हैं हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो टॉपिक है वो आप मार्क करते रहना, जो मैं चीज़ें मार्क करवाऊंगा वो आप भी साथ साथ मार्क करते रहना। एक 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द फेजेस इन इकोनॉमी या व्हाट आर द बेसिक एक्टिविटीज़ इन एन इकोनॉमी, कि किसी भी इकोनॉमी में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं या किसी भी इकोनॉमी में क्या क्या फेजेस होते हैं। तो इस पर पहले कोई बच्चा बताना चाहता है, ये आपने सुन तो रखा होगा वैसे। 3 फेजेस होते हैं, वेरी ठीक है, 3 फेजेस होते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब उनके नाम भी बताओ। सबसे पहला फेज या सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है इकोनॉमी में? नहीं, उससे पहले सब प्रोडक्शन, वेरी गुड। तो सब मेरे साथ साथ लिखें। सबसे पहली एक्टिविटी जो होती है इकोनॉमी में वो होती है प्रोडक्शन, ठीक है। और इसके बारे में एक लाइन उसी के आगे लिख लेते हैं, प्रोडक्शन में उसी के आगे लिख लेना, दैट इज एनी एक्टिविटी which results in और बड़ा बड़ा लिखना कैपिटल लेटर्स में, वैल्यू एडेड। एनी एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन वैल्यू एडेड, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो वैल्यू एडेड करे उस एक्टिविटी को प्रोडक्शन बोलते हैं। तो एनी एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन वैल्यू एडेड, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। अब मुझे आपको बताना है सब बच्चों को सोच के कि मैं क्या देश में प्रोडक्शन करता हूँ? मैं एज अ टीचर क्या मैं देश में प्रोडक्शन करता हूँ क्या? हाँ, तो मेरा वही सवाल है कि क्या मैं कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ जिससे वैल्यू एडेड हो रहा हो इकोनॉमी में, या मैं कोई वैल्यू एडेड वाली एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ? क्या राय है आपकी? बोलो या तो हाँ या ना, तुक्का मारना है आपको कि क्या मैं प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा हूँ आपके हिसाब से, क्या मैं कोई वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ? ठीक है, तो जो नो कह रहे हैं नालायक, या जो सोच रहे हैं नो, उन्हें बता देता हूँ जो इन्होंने आगे भाई साहब ने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि गुड्स बनाने को ही प्रोडक्शन कहा जाता है। जो लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं उसका मतलब वो वैल्यू एडिशन करते हैं। तो जो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो तो है ही हैं प्रोडक्शन, लेकिन जो लोग सर्विसेज देते हैं वो भी वैल्यू एडिशन में काउंट होता है। तो मेरे जैसे लोग टीचर, डॉक्टर, लॉयर या कोई भी जो सर्विस आपको देते हैं वो भी वैल्यू एडेड माना जाता है, या वो भी देश में प्रोडक्शन माना जाता है। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी प्रोडक्शन तो हो गया, हमने देश में डब्बे तो बना दिए। अब ये डब्बे जो है वो बेचेंगे किसको? प्रोडक्शन तो हो गया देश में, अब क्या होगा उसके बाद? हाँ, उसको क्या बोलते हैं सिंपल अक्षरों में? ओके कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब होता है कि अगर प्रोड्यूसर्स ने गुड्स और सर्विसेज बना ली तो फिर वो बेचेंगे किसको? आपको बेचेंगे। फिर वो डब्बे कौन खरीदेंगे? आप खरीदोगे। वो सर्विस कौन खरीदोगे? आप खरीदोगे। तो इस एक्टिविटी को कंजम्पशन बोलते हैं। तो इसके बारे में भी लिख लो आप छोटा सा, कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। मतलब जो आप गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करते हो अपने ह्यूमन वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए, उसको बोलते हैं कंजम्पशन। तो प्रोडक्शन हो गया, हमने गुड्स बना दिए, आपने वो गुड्स खरीद लिए, तो प्रोडक्शन भी हो गया इकोनॉमी में, कंजम्पशन भी हो गया। अब तीसरी और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा? तीसरा फेज क्या है इकोनॉमी में?
उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आपको ये तीनों याद करने हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन, उसके बाद कंजम्पशन और फिर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग मैं लिखवा देता हूँ आपको। इसका मीनिंग होता है इट इज़ द नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक कॉमा known as फिर इस बॉक्स में जो पहले से बना हुआ है उसी के अंदर लिखना है बड़ा बड़ा, known as कैपिटल फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये 1 नंबर में भी इंपॉर्टेंट है और MCQ में पूछ लेते हैं कभी कभी कि इन्वेस्टमेंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग भी समझना इंपॉर्टेंट होता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि पिछले साल मेरे पास फर्नीचर रखा हुआ था 80,000 रुपये का। फिर इस साल सामने वाले रूम में नई नई क्लासेस हमने स्टार्ट करी, तो अभी अभी मैं गिनती करके आया, इस साल हमारा फर्नीचर 1 लाख रुपए का हो गया टोटल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज माई एडिशन टू माई कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक जो होता है ना, इसको बोलते हैं, फर्नीचर को कैपिटल स्टॉक भी बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज माई एडिशन टू माई कैपिटल स्टॉक, तो हाउ मच? 20,000। तो दैट मीन्स आई हैव इन्वेस्टेड 20,000 इन माई बिजनेस, एक तरह से। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि इट इज द नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। हम अपने कैपिटल स्टॉक में जो भी और बढ़ोतरी करते हैं उस बढ़ोतरी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो जैसे जैसे मैं और अपना कैपिटल स्टॉक बढ़ाता रहूंगा, दैट मीन्स मैं और इन्वेस्टमेंट्स करता रहता हूँ। ठीक है ना, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन। इसको सभी बच्चों को ध्यान रखना है, मतलब याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसीलिए ब्लॉक में लिखवाया। इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो एक बार फटाफट 3 एक्टिविटीज क्या हैं इकोनॉमी की। नंबर 1 प्रोडक्शन, इसमें कीवर्ड याद रखना है, मतलब वैल्यू एडेड। दूसरा एक्टिविटी कंजम्पशन, वो आपको पता ही है। और तीसरी एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट, उसका कीवर्ड याद रखना है, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर? चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये हमने एक बार डिस्कस करा था, पर आज दोबारा लिखना है क्योंकि, तो अच्छे से करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं। तो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, तो फिर से ध्यान से सुनना बच्चों। फाइनल गुड्स जो होते हैं वो या तो आप लोग खरीदते हो अपने कंजम्पशन के लिए, उसे बोलते हैं, और या फिर फर्म्स खरीदती हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, उसे बोलते हैं। तो फाइनल गुड में 2 तरह के गुड्स आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। एक होते हैं कंजम्पशन गुड, जो आप लोग खरीदते हो अपने कंजम्पशन के लिए, हाँ, और एक होते हैं कैपिटल गुड, जो प्रोड्यूसर्स खरीदता है प्रोडक्शन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन्हें तो बोलते हैं फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उसमें भी 2 बातें आ जाती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स में एक तो आ जाते हैं रॉ मटेरियल्स, जो किसी भी फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, रॉ मटेरियल्स। और दूसरे होते हैं जो हमने एक बार ऐसे डिस्कस करा था, गुड्स लाइंग विद ट्रेडर, जिसको बोला था, यानी कि जो भी गुड्स किसी ट्रेडर के पास रीसेल पर्पस के लिए रखे होते हैं, उन गुड्स को भी फिर हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे मोबाइल डीलर के पास मोबाइल फोन रखे हैं, फर्नीचर डीलर के पास फर्नीचर रखा है, या बिल्डर के पास बिल्डिंगें रखी हैं। तो किसी भी आदमी के पास जो रीसेल करने के लिए सामान रखा हुआ है, उसको भी बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा बेसिस है ट्रांसफॉर्मेशन, कि ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस के आधार पर दोनों का क्या डिफरेंस है। तो कोई बच्चा पहले बताना चाहता है कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस के आधार पर क्या डिफरेंस है।
नहीं सर हम तो नहीं बताएंगे, हमें तो नहीं पता। तो लिखो, फिर मैं लिखवाता हूँ आपको। फाइनल गुड में लिखना है नो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। नो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई एक बार चीज खरीद ली, चाहे कैपिटल गुड या कंजम्पशन गुड, तो फिर उसके बाद आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, उसमें चेंज नहीं आएगा। वो आपने कपड़ा खरीदा वो एज इट इज रहेगा, या मैंने मशीन खरीदी वो एज इट इज रहेगी, मैं उसको बदलूंगा नहीं। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं, और बेसिकली उसमें खासकर मैं रॉ मटेरियल की ही बात कर रहा हूं, तो अगर मान लो किसी फार्मर ने सीड्स खरीदे, तो वो सीड्स उसके पास एज इट इज तो रहेंगे नहीं, वो सीड्स में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, वो बड़े होके कुछ ना कुछ उसको बना देगा। तो जो भी हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, मतलब कि वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो ये डिफरेंस है इसमें। तो इसमें हमको लिखना है फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में टेक्स प्लेस। इसमें फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में टेक प्लेस। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन फाइनल गुड्स जो है वो अपने आप को चेंज नहीं करते, वो जैसे हैं एज इट इज रहेंगे। उसके बाद तीसरा बेसिस है, ये मैं बताऊंगा, ये आपने पूछा था जिगीशा लास्ट क्लास में, ठीक है। तो ये मुझे वैसे आगे डिटेल में भी बताना है, पर अभी सब बच्चों को बस ये बताना है। बच्चों इस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। हम इसमें पूरे देश की इनकम निकालना सीखेंगे आगे चल के। तो उसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा आगे चल के भी कि देश में जितने सिर्फ फाइनल गुड्स होते हैं उनको नेशनल इनकम में काउंट करा जाता है, लेकिन देश में जितने इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करा जाता। ये नियम हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी लिख रहे हैं बस। तो फाइनल गुड्स में आपको लिखना है इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये हम आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में, तो अभी कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड में लिखने हैं आपको इट इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो फाइनल गुड्स जो होते हैं वो तो नेशनल इनकम में आएंगे, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो नेशनल इनकम में नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ हैं एग्जाम्पल्स, ये मुझे आप पहले बताएं, कुछ आप बताएं, कुछ मैं लिखूंगा। तो एग्जाम्पल्स तो आपको बताने चाहिए क्योंकि ये आपने पढ़ा था वैसे। तो कुछ फाइनल गुड्स के एग्जाम्पल मुझे बताओ आप। मशीनरी, चलो लिखते रहते हैं साथ साथ। मशीनरी, ठीक है, कॉमा और बताओ बच्चों। चलो मैं बोलता हूँ कार परचेज्ड बाय हाउस होल्ड। आपने अगर गाड़ी खरीदी तो वो कौन सा गुड है, फाइनल गुड है। कार परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, आपने अपने घर के लिए गाड़ी खरीद ली तो वो भी फाइनल गुड है। या एक और लिख लेते हैं, ये भी हमने एक बार डिस्कस करा था। बुक परचेज्ड बाय स्टूडेंट, आपने अगर बुक खरीदी तो ये भी एक फाइनल गुड है, एटसेट्रा। मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फाइनल गुड हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स बताइए इंटरमीडिएट गुड के। नहीं, वो भी गलत हो गया, ये लो तुमने बोला तो यहीं लिखवा देता हूँ। नहीं, कार परचेज्ड बाय टैक्सी ड्राइवर या टैक्सी फर्म, वो भी तो एक फाइनल गुड ही है। वो भी तो उसके लिए तो कैपिटल गुड है ना, वो चलाता रहेगा गाड़ी को बदल के, कोई ये थोड़ी ना वो कोई और चीज़ बनाने वाला है। तो टैक्सी ड्राइवर के लिए भी गाड़ी खरीदना है, कैपिटल गुड ही है, मतलब फाइनल गुड ही है। तो अच्छा हो तुमने गलत एग्जाम्पल दिया ताकि इधर लिखने का मौका मिले। तो इंटरमीडिएट गुड का कोई एग्जाम्पल। चॉक्स परचेज्ड फॉर स्कूल, वेरी गुड। ये कहाँ से पढ़ा?
चॉक्स परचेज्ड बाय स्कूल, ठीक है। स्टेशनरी परचेज बाय अ डीलर, स्टेशनरी परचेज्ड बाय अ डीलर, स्टेशनरी परचेज्ड बाय डीलर या शॉपकीपर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि वो रीसेल करेगा, स्टेशनरी जो डीलर दुकानदार खरीद रहा है वो रीसेल करेगा, तो ये उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है, वेरी गुड। सर चॉक्स क्यों होंगे इंटरमीडिएट? चॉक्स जो स्कूल वाले खरीदते हैं, या जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं ये मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, ये हाइलाइटर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सब जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ ये बहुत ही नॉन ड्यूरेबल सर्विसेज या गुड्स होते हैं ना, जो मुझे प्रोडक्शन या के लिए चाहिए। तो जो भी हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस में या अपने प्रोडक्शन के लिए जो जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं, इनफैक्ट जो जिनका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है, तो उन चीज़ों को हम बोलते हैं एक तरह से नॉन ड्यूरेबल गुड या सर्विसेज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। सर लेकिन ना ही वो चेंज हो रहा है, ना ही वो हाँ एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे इंटरमीडिएट गुड्स चेंज ही होंगे। ऐसे तो मान लो जो स्टेशनरी खरीदी है डीलर ने, तो स्टेशनरी भी ये थोड़ी ना दुकान में पड़े पड़े चेंज हो जाएगी। लेकिन रीसेल तो हो रहा है ना, तो हाँ इंटरमीडिएट ओके। तो चॉक्स जो होते हैं ये होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड यूज्ड इन प्रोडक्शन, मतलब इसको आप समझ सकते हो दीज आर द रॉ मटेरियल, लेकिन ये चेंज नहीं होते अपने आप को। ये तो क्या चेंज क्या होते हैं, तो अपने आप खत्म ही हो जाते हैं। चॉक लिखते लिखते क्या होगा, बोर्ड पर एक दो दिन बाद चॉक क्या होगी, फिनिश ही हो गई। तो इसीलिए चॉक जो है ये एक तरह का रॉ मटेरियल है। बिना चॉक के टीचर आपको वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बोर्ड पर लिख नहीं पाएगा। तो इसीलिए चॉक्स जो परचेज करी स्कूल ने, इट इज बेसिकली अ नॉन ड्यूरेबल गुड यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन। ऐसा, तो जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मैं मेरे एग्जांपल में ये जो मैं पेन अभी इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये एक तरह का इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि ये भी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा। तो दिस पेन इज एन इंटरमीडिएट गुड फॉर मी। क्लियर? अच्छा, एक आध कोई और एग्जांपल भी बता दो, एक और चलो लिख लो। सीड्स परचेज्ड बाय फार्मर एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों, वो धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर? और यहां तक कोई डाउट तो नहीं पहले? सर स्कूल बसेस यूज्ड बाय दी स्कूल, हाँ, इसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट? नहीं, वो फाइनल होगा। अब जो स्कूल बसेस हैं जो यूज बाय स्कूल्स, तो स्कूल बस तो कितने साल चलेगी, सालों साल चलेगी। तो स्कूल बस तो अपने आप को ना तो चेंज होने वाली, ना वो एक तरह से रीसेल होने वाली। तो जो स्कूल बस इस्तेमाल कर रहे हैं स्कूल वाले, तो इट इज अ काइंड ऑफ कैपिटल गुड। तो क्योंकि ये कैपिटल गुड हो गया, तो इसीलिए ये फाइनल गुड हो गया। ठीक है, ओके, क्लियर सबको? इसके बाद छोटा सा डिफरेंस है कि कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड में क्या फर्क होता है। तो ये एक आप बताओ, दो मैं बताऊंगा। तो कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड में एक डिफरेंस आप बताओ, बिना पढ़े अपनी बुद्धि से, मतलब बुकिश लैंग्वेज नहीं बोलनी, नॉर्मल जो सबको समझ आ जाए। कंज्यूमर गुड्स वो हो गए जो आप खरीदते हो, कंज्यूमर खरीदता है बेसिकली अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है ना। तो आपने शर्ट खरीदी, आपने ब्रेड खरीदी, आपने जूते खरीदे, आपने गाड़ी खरीदी, कुछ भी, तो जो भी चीज़ें आप खरीदते हो वो सारी क्या होंगी, कंज्यूमर गुड। और कैपिटल गुड कौन से होते हैं, जो प्रोड्यूसर खरीदता है बेसिकली प्रोडक्शन पर्पस के लिए। हाँ, जो प्रोड्यूसर खरीदता है प्रोडक्शन पर्पस के लिए, उन गुड्स को बोलते हैं कैपिटल गुड। जैसे आपने स्कूल बस बोला, या मशीन बोली, या जैसे यहाँ पे ये विजुअलाइजर, ये प्रोजेक्टर रखा हुआ है मेरे केस में, तो इनको बोलेंगे कैपिटल गुड। ठीक है, दूसरा बेसिस आपको मेरे साथ साथ लिखना है। दूसरा बेसिस का नाम है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है कि गुड जो है वो कितना लंबे समय तक चल सकता है या नहीं चल सकता।
तो कंजम्पशन गुड्स की एक खासियत है, इसमें आपको लिखना है कि इट कैन बी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। कंजम्पशन गुड्स जो होते हैं वो लंबी अवधि के भी हो सकते हैं, छोटी अवधि के भी हो सकते हैं, मतलब जल्दी भी खराब होने वाले हो सकते हैं या सालों साल चलने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन कैपिटल गुड्स जो होते हैं, कैपिटल गुड्स जो होते हैं, दीज कैन ओनली बी ड्यूरेबल। कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो हमेशा लंबी अवधि यानी हमेशा ड्यूरेबल ही होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ आ गया। आप जो गुड्स खरीदते हो वो एक दिन में भी खराब हो सकता है और 2 साल भी चल सकता है, लेकिन प्रोड्यूसर के जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो हमेशा लंबी अवधि ही चलेंगे, छोटी अवधि वाले या नॉन ड्यूरेबल वाले नहीं होते। उसके बाद एग्जाम्पल्स, कंजम्पशन गुड के 2 एग्जाम्पल बताओ ऐसे जिसमें ड्यूरेबल भी आ जाए और नॉन ड्यूरेबल भी आ जाए। ठीक है, तो लिख लेते। ड्यूरेबल में तो आ गया कार परचेज्ड बाय रामू। रामू ने मान लो गाड़ी खरीद ली, ठीक है, तो ये तो आ गया ड्यूरेबल में। और एक नॉन ड्यूरेबल का बताओ, और कोई और ज़्यादा नॉन ड्यूरेबल। आइसक्रीम, वेरी गुड। आइसक्रीम परचेज्ड बाय शामू। आइसक्रीम तो 5 मिनट में ही खत्म, वेरी गुड। इससे बढ़िया नॉन ड्यूरेबल और क्या, एटसेट्रा। हाँ बस अब मैं समझ गया, अब आपका दिमाग दौड़ जाएगा। ठीक है, तो ड्यूरेबल भी हो सकते हैं कंज्यूमर गुड या नॉन ड्यूरेबल भी हो सकते हैं कंज्यूमर गुड। ठीक है ना, तो दोनों ही हैं, कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड्स। और कैपिटल गुड्स के उदाहरण में तो सबसे बढ़िया है मशीन, या और लिख सकते हैं इक्विपमेंट्स एटसेट्रा परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर। सर इसमें जैसे कि आपने भी कहा था ब्रेड का एग्जांपल लिया था सर कंजम्पशन गुड्स में। हाँ, बट सर ब्रेड परचेज बाय रेस्टोरेंट से वो क्या होगा? ब्रेड परचेज बाय रेस्टोरेंट होगा इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो तो उससे ब्रेड पकौड़ा बनाएगा फिर उसको आगे बेचेगा। इसमें नहीं होगा सर कैपिटल कंजम्पशन में? नहीं, कैपिटल गुड में तो होते हैं लंबी अवधि वाले। ब्रेड कोई कैपिटल गुड थोड़ी ना। ब्रेड का क्या करना है, मान लो किसी होटल वाले ने ब्रेड खरीदी, तो क्या वो ब्रेड को सालों साल रखेगा? क्या करेगा ब्रेड का? कढ़ाई में तल के ब्रेड पकौड़ा बनाए। हाँ, विच आर परचेज्ड ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड। तो मान लो किसी होटल वाले ने टोस्टर खरीद रखा है, वो उसके लिए कैपिटल गुड है, उसमें वो ब्रेड डालेगा, सेकेगा, आगे बेचेगा, ब्रेड डालेगा, सेकेगा, आगे बेचेगा। वो टोस्टर उसका 2-3 साल तक चलता रहेगा और उस टोस्टर की मदद से वो दूसरे गुड्स बना रहा है, सैंडविच बना रहा है। तो टोस्टर जो हो गया वो एक कैपिटल गुड हो गया, लेकिन टोस्टर के अंदर रखी हुई ब्रेड जो है वो एक इंटरमीडिएट गुड हो गई प्रोड्यूसर के लिए। ठीक है, और कोई यहाँ तक डाउट, दिक्कत, परेशानी किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी नहीं। ओके, चलो तो अभी इसके लेफ्ट पेज पर आना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, state the end use classification, state the end use classification of goods, question mark, end use, END वाला end लिखना है। state the end use classification of goods। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार आया था कभी ज़माने पहले, तो बच्चे बेचारे परेशान हो गए कि क्या लिखें, आंसर क्या लिखें। तो कोई तुक्का मारना चाहता है कि मतलब वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है बताओ गुड्स के प्रकार बताओ एंड यूज के हिसाब से, मतलब जो गुड अंत में जैसे यूज होता है उस बेसिस पर गुड्स कितने टाइप के हैं, वो ये पूछ रहा है। हालांकि मैंने ABC भी लिख दिया, आपका तुक्के मारने के लिए मैंने थोड़ी हेल्प कर दी। 3 प्रकार होंगे, बोलो। कैपिटल गुड एक तो, कंजम्पशन गुड दूसरा, नहीं
नहीं नहीं, ये वाला नहीं, इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर 3 नंबर में आएगा तो ये तीनों लिख के इनको डिफाइन कर दोगे आप एक एक लाइन में। एक बार आया था बहुत पहले कभी, तो बस इसलिए पता होना चाहिए। तो गुड्स की क्लासिफिकेशन बेसिकली होगी 3 तरह की, एक हो गए कैपिटल गुड, एक हो गए कंजम्पशन गुड, और एक हो गए इंटरमीडिएट गुड। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास बंद, ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स, फुल स्टॉप, डिफेंड और रिफ्यूट, डिफेंड और रिफ्यूट। क्वेश्चन कह रहा है कि सारी मशीनें कैपिटल गुड्स होती हैं, आप इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं? तो बताइए पहले आपकी क्या राय है, फिर मैं बताऊंगा। सारी मशीनें कैपिटल गुड्स हैं, तो आप इस बात से सहमत हैं, तो वाई क्यों है सहमत, और अगर नहीं है सहमत तो भी वाई क्यों नहीं है सहमत। तो कोई भी बच्चा पहले अपना जो ओपिनियन देना चाहता है, मोस्ट वेलकम बताइए जी। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। यस सर, और रीज़न बिकॉज दे आर ऑल ड्यूरेबल। ठीक है, तो इन्होंने कहा यस, मतलब वो डिफेंड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं क्योंकि सारी मशीनें ड्यूरेबल हैं। हाँ, और आप मैडम आगे? अच्छा, हाँ, वो कह रही हैं कि नहीं, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि सारी मशीनें ही ड्यूरेबल हो। कोई उदाहरण दो किसी ऐसी मशीन का जो नॉन ड्यूरेबल हो। हाँ, तब तक तुम सोचो। हाँ, फ़ोन, तो फ़ोन तो ड्यूरेबल है। ठीक है, मतलब ठीक, ओके। ठीक है, तो जमा नहीं आंसर, लेकिन अभी तक मतलब जो महिलाओं ने दोनों ने बोला कि भाई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मशीन क्या पता नॉन ड्यूरेबल हो तो फिर वो ज़रूरी नहीं है वो कैपिटल है, ऐसा महिलाओं अभी तक कह रही हैं। जो आंसर फिलहाल मुझे राइट, ठीक, हाँ, अब आपने सही वर्ड बोला। अब महिलाओं की तरफ से जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है। तो वो ये कह रही हैं कि हो सकता है मशीन हम अपने किसी सेटिस्फैक्शन के लिए खरीदें, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन एक मशीन है, पहले तो बोलो हाँ, ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन जो आप सब ने बच्चों ने अपने लिए खरीद रखा है टाइम वेस्ट के लिए, वो कौन सा गुड है? कंजम्पशन गुड है ना, वो कोई कैपिटल गुड तो है नहीं, ठीक है ना। तो सारी मशीनों को कैपिटल गुड बोलना सरासर गलत है। आप इस बात से कभी भी डिफेंड नहीं होगे, आपको ये बात रिफ्यूट ही करनी है, ठीक है। लेकिन अब आंसर कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। कई बच्चे इसका आंसर ऐसे लिखते हैं ट्रू या फॉल्स। ध्यान रखना है बच्चों, क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा ट्रू या फॉल्स, क्वेश्चन ने आपसे आपका ओपिनियन पूछा है। हाँ, उसने बोला डिफेंड या रिफ्यूट, तो पहला आंसर में आपको अपना स्टेटमेंट लिखना होता है। तो आप अपने आंसर में लिखोगे कि आई रिफ्यूट, रिफ्यूट को ब्लॉक कर लो, आई रिफ्यूट द अबव स्टेटमेंट। मतलब पहले, सबसे पहले आपने एग्जामिनर को ये बताना है कि भाई जो बात लिखी हुई है मैं उससे असहमत हूँ, आई रिफ्यूट द अबव स्टेटमेंट, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको रीजन देना है कि क्यों क्यों भाई आप असहमत हो। तो बस आप ध्यान से सुनना, लिखना आपको एग्जाम में खुद पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, चलो दोनों इकट्ठे ही दे देता हूँ। एक मशीन है वॉशिंग मशीन, ये वॉशिंग मशीन आपके घर में रखी हुई है, बोलो हाँ। तो ये कौन सा गुड है?
बोलो ना कौन सा गुड है? कंजम्पशन गुड, वेरी गुड। और यही वॉशिंग मशीन एक ड्राई क्लीनर के पास भी रखी हुई है, उसके लिए कौन सा गुड है? कैपिटल गुड। तो बच्चों सारी मशीनें क्या कैपिटल गुड ही होंगी? नहीं, समझ आ गई ना बात? तो वॉशिंग मशीन अगर हमारे घर पे रखी है तो कौन सा गुड है? वो कंजम्पशन गुड है। लेकिन अगर वही वॉशिंग मशीन किसी ड्राई क्लीनर के यहाँ रखी हुई है जो उसका यूज कर रहा है आगे काम करने के लिए, तो उसके लिए वो कौन सा गुड है? कैपिटल गुड है। एक और उदाहरण दे सकता हूं अगर आपका मन कर रहा है तो। बिल्कुल, फोन का एग्जाम्पल तो वैलिड है ही है, लेकिन फोन में तो मशीन वर्ड भी नहीं आता ना, तो मैं तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसमें मशीन वर्ड भी आ रहा है ताकि और बात क्लियर हो जाए। स्विंग मशीन, सिलाई करने वाली मशीन, अब आपके घर में अगर स्विंग मशीन रखी है तो कंजम्पशन गुड हो गई, और वही स्विंग मशीन अगर टेलर के यहाँ पे रखी है तो वो कैपिटल गुड हो गई। ठीक है ना? तो कोई भी गुड अपने माथे पर लिखवा के नहीं आता कि मैं कंजम्पशन गुड हूं या मैं कैपिटल गुड हूं। वो गुड कहां पर रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो हमारे घर पे रखा हुआ है तो कंजम्पशन गुड, और अगर वो किसी प्रोड्यूसर के ऑफिस में या फैक्ट्री में रखा हुआ है तो कैपिटल गुड। क्लियर? कोई दिक्कत डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? ठीक है ना? तो बस आप एग्जाम्पल नोट कर लो, कहानी तो आप बना ही लोगे, उसमें तो आप चैंप हो मुझे पता है। तो ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड जो है वो गलत स्टेटमेंट है, तो आपको रिफ्यूट करना है। ठीक है? चलो, तो यहां तक कहानी सारी ऑल क्लियर? ठीक है, तो अब आपको पेज पलटना है, पलटते 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 आप आ जाओगे पेज नंबर 15 पर। पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मतलब ये नीचे वाला, इसमें आपको 20 आइटम्स लिख के दे रखे हैं और आपको अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए सबके आगे मार्क करना है कि कौन सा गुड फाइनल गुड है और कौन सा गुड इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है? तो पहले आप करना और फिर मैं 10 मिनट बाद डिस्कस करूंगा। चलो, तो नंबर 1, परचेज ऑफ ट्रेन टिकट फॉर ट्रेन बाय इंडिविजुअल, फाइनल, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल ने अपने लिए ट्रेन टिकट खरीदी है, तो दैट इज अ कंजम्पशन गुड या दैट इज अ फाइनल गुड बेसिकली। मतलब कंजम्पशन गुड है और उसके, क्योंकि कंजम्पशन गुड है तो फाइनल हो गया। अच्छा, सेकंड, फर्नीचर परचेज्ड बाय स्कूल, फाइनल, क्योंकि स्कूल ने फर्नीचर खरीदा है तो ये कैपिटल गुड है, और क्योंकि कैपिटल गुड है तो ये भी फाइनल हो गया। मैं फाइनल का भी कैटेगराइजेशन साथ में लिख रहा हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है? थर्ड मुझे लग रहा है गलत कर सकते हैं आप, एक्सपेंडिचर ऑन एडिंग अ फ्लोर टू बिल्डिंग, तो ये फाइनल एक्सपेंडिचर है। अगर आप बिल्डिंग में एक नया फ्लोर ऐड कर देते हो तो दैट मीन्स कि मतलब वो एक कोई कैपिटल एडिशन हुआ है, या दैट इज एज गुड एज कैपिटल गुड। तो बिल्डिंग में एक नया फ्लोर ऐड करना इज बेसिकली फाइनल गुड या फाइनल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर इंस्टॉलेशन इन फैक्ट्री, फाइनल। ये इक्विपमेंट जो होते हैं, मतलब ये तो हमने एग्जाम्पल में भी लिखा था ना, बड़े बड़े इक्विपमेंट जो होते हैं फैक्ट्री में जो इंस्टॉल करते हैं हम, ये एक तरह के कैपिटल गुड हैं, तो कैपिटल गुड हैं तो मतलब फाइनल गुड हो गए। 5 में लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ ए मशीन। हाँ, ऐसा बच्चे सोचते हैं और वो उनका गलत हो जाता है, क्योंकि अब पूरी बात सुनना ध्यान से, क्योंकि अब 5 के बाद एक बार सीधा 14 पर आ रहे हैं। 5 में है एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ मशीन। जब हम किसी मशीन की इंप्रूवमेंट करते हैं तो उसको माना यह जाता है कि इसका मतलब उससे मशीन की एक प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई है।
तो उस प्रकार के एक्सपेंडिचरों को या उस प्रकार की गुड्स को कैपिटल गुड्स मानते हैं और इसीलिए उनको फाइनल गुड बोलते हैं। इसके विपरीत साइमल्टेनियसली 14 देखना, 14 में लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। अब इसमें हमने सिर्फ एक नॉर्मल मेंटेनेंस करवाई बिल्डिंग की, तो ना तो इससे बिल्डिंग में कोई फ्लोर ऐड हो रहा है, ना इससे बिल्डिंग में कोई इंप्रूवमेंट हो रही है। तो इस तरह की चीजें जिससे कोई इंप्रूवमेंट ना हो या कोई वैल्यू एडिशन ना हो, बेसिकली वो इंटरमीडिएट गुड माना जाता है। लेकिन जिससे कोई इंप्रूवमेंट या कोई एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन होता है, तो उसको फाइनल गुड माना जाता है। ठीक है, तो ये कॉमर्स वाले बच्चों ने तो थोड़ा और पढ़ा होता है, उनसे तो मैं उम्मीद भी कर सकता हूँ। आपने 11th में पढ़ी होती है ना चीजें, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपने मशीन में कोई बड़ी इंप्रूवमेंट का खर्चा करा तो उस एक्सपेंडिचर को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हो। सर अब सब भूल गए, मैं कुछ नहीं आता, चलो कोई बात नहीं। 6 परचेज ऑफ ट्रैक्टर बाय फार्मर। फार्मर ने ट्रैक्टर खरीद लिया, तो फार्मर ने ट्रैक्टर खरीद लिया तो ये फार्मर के लिए कैपिटल गुड है जो सालों साल चलेगा, और इसका मतलब वो फाइनल गुड है क्योंकि कैपिटल गुड है। तो उसके बाद है 7th में कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस। ऑफिस में कंप्यूटर खरीदा हमने, तो बोलो बच्चों फाइनल, क्योंकि कंप्यूटर भी सालों साल चलेगा और ये भी ऑफिस में एक कैपिटल गुड है। उसके बाद है 8th में एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। आपकी एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, आपने खर्चा करा जो एजुकेशन पर, गलत जवाब, क्योंकि ये एक कंजम्पशन गुड है। कंजम्पशन गुड समझ गए कौन से होते हैं? जो आपके सेटिस्फैक्शन के लिए आप खर्च करते हो। आपने शर्ट खरीदने के पैसे दिए तो कौन सा गुड होगा? फाइनल। और आपने अगर ट्यूशन की फीस के पैसे दिए तो भी कौन सा गुड होगा? फाइनल। तो जो भी कंज्यूमर पैसे खर्च करता है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, तो कंज्यूमर से के खर्च हुए हुए पैसे जो होते हैं वो बेसिकली सारे के सारे होते हैं कंज्यूमर गुड या कंजम्पशन गुड, तो इसीलिए वो है फाइनल गुड। उसके बाद 9th है कार परचेज बाय हाउस होल्ड। फाइनल, क्योंकि ये भी है कंजम्पशन गुड। किसी हाउस होल्ड ने गाड़ी खरीदी अपने कंजम्पशन के लिए। उसके बाद परचेज ऑफ कार बाय एन एम्प्लॉयर फॉर ऑफिस यूज बाय हिज एम्प्लॉइज। एम्प्लॉयर ने गाड़ी खरीदी अपने एम्प्लॉइज के आने जाने के लिए, तो बोलो बच्चों फाइनल। और उसके लिए कैपिटल गुड है क्योंकि उसने अपने ऑफिस एम्प्लॉइज के लिए गाड़ी खरीदी और गाड़ी तो चलेगी 5 साल कम से कम, तो ये ऑफिस यूज के लिए कैपिटल गुड है यानी कि फाइनल गुड है। उसके बाद परचेज ऑफ ईटेबल्स बाय अ फर्म। इंटरमीडिएट, क्योंकि खाने पीने के सामान कोई फर्म खरीद रही है तो बस फिर वो जल्दी से खत्म भी हो जाएंगे। उसके बाद चॉक्स डस्टर परचेज बाय स्कूल, ये तो आ ही चुका था ऑलरेडी, इंटरमीडिएट गुड। मोबाइल सेट्स परचेज्ड बाय ए मोबाइल डीलर, और रीजन वेरी गुड, क्योंकि वो इसको रीसेल करेगा। तो डीलर के पास अगर मोबाइल फोन्स हैं तो दैट मीन्स वो रीसेल करेगा, तो इसीलिए वो इंटरमीडिएट गुड है। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस मैंने बता ही दिया। 15th में है परचेज ऑफ फूड ग्रेन्स बाय होटल्स, और रीजन, हाँ होटल तो है और होटल के लिए फूड ग्रेन एक तरह से रॉ मटेरियल है। होटल वाला क्या करेगा फूड ग्रेन्स का? उससे चीजें बना के आपको बेचेगा, सब्जी दाल ये वो। उसके बाद परचेज ऑफ आर्मामेंट्स बाय मिलिट्री, हाँ ये मेरे हिसाब से भी फाइनल होना चाहिए
पर इस पे CBSE ने अपने एक बार सजेस्टेड आंसर में इंटरमीडिएट दे रखा था, तो हमें क्योंकि CBSE की बात माननी पड़ेगी तो इसीलिए हाँ रीज़न भी बता देता हूँ, क्योंकि आर्मामेंट्स को वो मानते हैं कि आर्मामेंट्स जो चीज़ें होती हैं मिलिट्री के लिए वो ऐसी बारूद गोला या ये सब चीज़ें होती हैं जो डेली यूज़ में वो जल्दी जल्दी इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आर्मामेंट्स जो होती हैं मिलिट्री वालों के लिए वो एक तरह के राइट, वो उनके लिए एक काइंड ऑफ रॉ मटेरियल है जो बड़े बड़े उनकी मशीन बड़ी बड़ी बंदूकों के अंदर इस्तेमाल हो जाती है, तो इसीलिए उसको वो एक रॉ मटेरियल की तरह इंटरमीडिएट मानते हैं। उसके बाद 17th है फीस पेड टू लॉयर बाय अ प्रोड्यूसर। ये होता है इंटरमीडिएट, क्योंकि अगर ये फीस लॉयर को आपने पे की होती तो मैं कंजम्पशन गुड मानता, लेकिन ये फीस लॉयर को किसने पे करी है? प्रोड्यूसर ने। और प्रोड्यूसर जो है वो तो कोई भी गुड या सर्विस अगर खरीदता है तो वो फॉर द यूज ऑफ प्रोडक्शन खरीदता है, माना जाता है। तो प्रोड्यूसर ने जो भी पैसे दिए वो एक तरह के है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। सर लेकिन लॉयर क्या मतलब? लॉयर क्या करेगा? हाँ मतलब ये इंटरमीडिएट ये इंटरमीडिएट ऐसे है मैडम, जैसे मेरी एक कंपनी है, ठीक है, अब मैं हूं प्रोड्यूसर, तो मेरी कंपनी के अगेंस्ट आए दिन कोई ना कोई केस करता रहता है कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। तो उन सबसे दुखी होकर मैंने एक लॉयर अपॉइंट कर लिया। मैंने कहा भाई साहब अब मेरी कंपनी के अगेंस्ट कोई भी लोग केस जो करते हैं अब आप संभालो, ठीक है, ताकि मैं काम पे ध्यान लगा सकूं। तो लॉयर ने क्या करा है, अब वो मेरी कंपनी के बिहाफ पर सारे केस लड़ता है, बदले में मैं लॉयर को फीस दे देता हूं। तो एज अ कंपनी मैंने जो लॉयर को पैसे दिए वो एक काइंड ऑफ बेसिकली पेमेंट है, सो दैट आई कैन प्रोड्यूस माई गुड्स या प्रोड्यूस द सर्विसेज। तो प्रोड्यूसर जो भी पेमेंट्स करता है ना, वो कभी भी कंजम्पशन गुड नहीं माने जाते। वो तो कौन से गुड माने जाएंगे? या तो कैपिटल या इंटरमीडिएट। अब कैपिटल गुड ये है नहीं, क्योंकि लॉयर को हम फीस दे रहे हैं, वो तो 1-2 दिनों के लिए, एक हियरिंग के लिए देते हैं। तो इसलिए प्रोड्यूसर जो भी ये पेमेंट्स कर रहा है वो इंटरमीडिएट गुड मान लिया जाता है। और अगर हम करते नहीं, अगर हम प्रोड्यूसर जो है वो एम्प्लॉयज को देता है, एम्प्लॉय को सैलरी जो देता है, हाँ वो भी इंटरमीडिएट गुड होता है, वो भी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होता है। अब देखो अगला वाला भी बिल्कुल उसी की तरह ही है, सेम, थोड़ी सी बस कहानी बदल दी। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय स्कूल, हाँ तो ये भी इंटरमीडिएट गुड है। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर बाय फार्मर। अब फार्मर जो फर्टिलाइजर्स खरीदता है, फर्टिलाइजर समझते हो आप क्या होते हैं? मतलब जब फार्मर को प्रोडक्शन करनी होती है, क्रॉप उगानी होती है, तो उसके लिए फर्टिलाइजर डालता है ना अपने उसमें, तो ये एक तरह का क्या है? रॉ मटेरियल है। तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो फार्मर के लिए रॉ मटेरियल्स होते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज एन इंटरमीडिएट गुड। मिल्क परचेज्ड बाय होटल, और रीजन, हाँ होटल वाले के लिए मिल्क जो है वो रॉ मटेरियल। अगर लिखा होता मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड तो फाइनल गुड हो जाता, क्योंकि तो कंजम्पशन गुड हो जाता। तो कोई भी गुड जो होता है वो कब फाइनल होगा, कब इंटरमीडिएट होगा, वो डिपेंड करता है उसके यूज पर। ठीक है, समझ आया? तो इस एग्जाम्पल से थोड़ी सी और क्लैरिटी आप बच्चों को होगी फाइनल गुड की और इंटरमीडिएट गुड की।